दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मैं सीए बट आई एम डूइंग फॉर NISM 5A म्यूचुअल फंड सीरीज। बेटे आज जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 7 है। अगर आप बाकी लेक्चर्स देखें ना बाकी टीचर्स के, तो उन्होंने दे हैव कंप्लीटेड इन वन लेक्चर ऑल द पार्ट्स विच आई दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट मैंने क्या किया, सभी क्लासिफिकेशंस को सेपरेटली बताने की कोशिश की कि आपको लॉजिकली तो समझ आए यार। तो आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अभी ध्यान देंगे ना तो ये चैप्टर 2 आने वाले 12 चैप्टर्स में पूरी हेल्प करने वाला है आपकी। Because you should know what I mean by equity scheme, you should know what I mean by debt scheme, you should know what I mean by hybrid scheme, you should know what I mean by solution oriented schemes, you should know what are the new fund schemes. ये 5 तरह की क्लासिफिकेशन सेबी ने की है और आप सेबी का पेपर ही दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं आज के लेक्चर के थ्रू आपको एक पहले तो गाना दिखाना चाह रहा हूं कि आप उस गाने को देखिए कि आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात है आप में है ऐसी बात। आप हिम्मत मत आ रही है, वेदर यू आर नॉन कॉमर्स कुछ भी नहीं आता आपको, फिर भी अगर हौसला है ना मन में तो आप म्यूचुअल फंड का पेपर दे सकते हैं। 50% तो आने हैं बेटे। हम ये मेहनत 50% के लिए नहीं कर रहे, हम मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर रहे हैं। अब सुनिए, जल्द ही बदलेगा मंजर, जा तू एक दफा बस दिल से क्यों तरसता है तू बंदे म्यूचुअल फंड के पेपर को पास करने के लिए? थोड़ी सी मेहनत तो कर, बदलेगा सब मंजर है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू अपने अंदर, तू कर सकता है यार। म्यूचुअल फंड क्या बड़े बड़े आपने अभी पेपर्स क्लियर करने हैं बेटे, ये आपका बिजनेस डेवलप कर देगा पूरा म्यूचुअल फंड। आपकी अपने लिए इन्वेस्टमेंट को बातें समझ आ जाएंगी। तो इन्हीं सभी बातों के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 7 की बातों को रखूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जी, लेक्चर है आज का। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, आगे आप समझदार हैं ही तो बेटे लिखना आज के लेक्चर में जरूरी है। आज से लेक्चर 7 है और लेक्चर 8, बस बेटा ये 1-2 लेक्चर लिख लोगे ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जल्दी से कमर सीधी कर लीजिए, मोबाइल फोन बंद कर लीजिए, थप्पड़ मारूंगा अगर आपने कमर सीधी नहीं की तो। ग्रेट मॉर्निंग लिखिए, लेक्चर नंबर 7, जो जीता वो सिकंदर, NISM 5A सीरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, चैप्टर नंबर 2। हम इस समय चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं एंड देयर आर 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैंने पहले भी बताया था 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए एक बार हम पहले उन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लें कि भाई ऐसे कौन से 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें करने हैं। बेटे ये रहा चैप्टर नंबर 2, ये रहा आपके सामने, ये रहा बेटे, ये देखो ना चैप्टर 2 NISM की वर्कबुक ही ओपन कर दी मैंने, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल चुकी है। ये देखिए बेटा, दीज आर द 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए मैंने 8 लेक्चर्स लिए। छोटे छोटे लेक्चर्स है। जैसे पहला था कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कि भाई रोल ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये लॉजिक क्या है। सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आजकल हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेटे वी आर डूइंग 5 क्लासिफिकेशंस, उसमें से अभी हम 3rd कर रहे हैं जो सेबी वालों ने दी है। सेबी ने 5 अलग से सब क्लासिफिकेशन बनाई, उनकी 37 सब कैटेगरीज बनाई। बेटे यही तो समझना है। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर को मालूम होता है कि इसको क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो सिमिलरली आपने क्लाइंट्स की बातें सुननी है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके सपने क्या है, उसको क्या चाहिए, ये सभी बातों को करके आप उसको एक्यूरेट म्यूचुअल फंड स्कीम देंगे, तभी तो आपको कमीशन मिलेगी यार। तो आइए मैं आपके सामने ये चलूंगा। और लास्ट कंसेप्ट है बड़ा छोटा सा, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है इसको देखेंगे। बड़ा छोटा सा है, आपको मैंने नरेंद्र मोदी जी की कहानी वो पूरा एक स्पीच में सुनाई थी, लेकिन टुडेज लेक्चर विल बी प्योरली ऑन द क्लासिफिकेशन एंड दैट टू एज पर द सेबी क्लासिफिकेशंस। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दैट।
तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं डेट की बातें करूंगा बेटे, डेट की बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्विटी बताया था, ये देखिए मैंने डेट ओपन भी कर दिया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए मैंने डेट का फंड ओपन कर दिया, डेट स्कीम्स ये रही बेटे। अच्छा, अब अगर आप डायरेक्टली यहां से पढ़ते हैं ना, ओवरनाइट स्कीम, लिक्विड स्कीम, अल्ट्रा शॉर्ट स्कीम, लो ड्यूरेशन स्कीम, आपको लगेगा ये छोड़ ही दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको पहले कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। आप जब वो बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर लोगे ना, आपको कुछ मैं आज फैक्ट शीट दिखाऊंगा। आज मैं क्वांटम म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट पे जाऊंगा, उससे कुछ बताऊंगा। भले आपको पेपर में नहीं आएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यार। तो इसलिए थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक चलेगा, लाइफ में हम आगे चलेंगे। आइए इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले मैं भूपेश आनंद आपके लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जल्दी से ये अपना रजिस्टर ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं भूपेश आनंद आपके लिए आज लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत कर रहा हूं और इसमें हम डेट स्कीम की बातें करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 6 ऑल्सो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बातें बताई थी, वही वाली बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच इज माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। I can classify on the basis of structure, open-ended, closed-ended, interval. I can classify on the basis of management, active, passive. I can classify on the basis of investment universe as per the equity or debt or this. And I can also classify on the basis of as per SEBI regulations. When I say SEBI, there are 5 types. ये देखिए, ये 5 SEBI वाले कहते हैं जी, इक्विटी स्कीम्स होती हैं, अच्छा, डेट स्कीम्स होती हैं, अच्छा, हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं, अच्छा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं, अच्छा, अदर स्कीम्स होती हैं, अच्छा। मैंने अभी तक लास्ट लेक्चर में ये स्कीम तो करा दी, इक्विटी 11। आज के इस लेक्चर में मुझे डेट स्कीम्स बतानी है। बस डेट समझ आया नहीं तो ये सारी स्कीम्स आपको इजीली समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तीनों की तीनों स्कीम्स करके आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि है क्या, है ना। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू हम 37 हम इक्विटी स्कीम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे इक्विटी स्कीम्स नहीं बताना है। लेकिन अब देखिए, डेट स्कीम से पहले आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डेट है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट, है ना। इक्विटी क्या होती है, जैसे मैंने बताया था, इफ यू वांट टू गेट द ओनरशिप, अगर आप किसी कंपनी की ओनरशिप लेना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय करेंगे, आपको वोटिंग राइट मिलेगी, आप उस कंपनी के उतने परसेंटेज के मालिक बन जाएंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, बट इन एंड यू हैव टू बियर सम रिस्क। बट अगर आपको लगता है यू डोंट वांट टू बाय इक्विटी, आपको लगता है यार इक्विटी नहीं, हम इस कंपनी को लोन दे देते हैं, है ना, मतलब इस कंपनी को हम इस कंपनी के डिबेंचर्स ले लेते हैं, हम मालिक नहीं बन रहे, हमने उधार दे दिया, है ना, इस कंपनी ने हमें डिबेंचर्स इशू कर दिए, डेट इशू कर दिया, बॉन्ड इशू कर दिया, तो हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा। जब हम उधार देंगे किसी को तो वो पार्टी जो लेंडर है वो हमें इंटरेस्ट पे करेगी, तो हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है, सूद मिल रहा है, ठीक है सर। और कुछ पीरियड के बाद हमें पैसे भी वापस मिल जाते हैं, जैसे आप किसी को उधार देते हैं, क्योंकि हम कंपनी के मालिक हैं ही नहीं। तो हमने पहला लेक्चर 6 में डिस्कस किया था कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी, इट डिपेंड्स। देखिए, इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। हम घर में रहते हैं ना, तो सबके विचार अलग अलग हैं। किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को शाही पनीर अच्छा लगता है, किसी को नूडल्स अच्छे लगते हैं। इसी तरह से इस दुनिया में 150 करोड़ मेरे इंडियंस हैं, उनके सबके हैबिट्स, सबके थॉट्स, सबके ड्रीम, सबके सपने, सब कुछ अलग अलग है यार। तो कोई कहेगा मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी की हमने 11 स्कीम्स बता दी। कोई कहेगा मुझे डेट में इन्वेस्ट करना है, तो डेट की हम 16 स्कीम्स डिस्कस करेंगे। लेकिन वो 16 स्कीम्स को समझने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि भाई डेट है क्या। तो मैंने आपको अभी भी बताया इक्विटी एंड डेट के बीच में डिफरेंस। डेट एक इज अ लोन, आप किसी को लोन दे रहे हैं, आप उस कंपनी को लोन दे रहे हैं, आप नेस्ले को लोन दे रहे हैं, आप कैडबरीज को लोन दे रहे हैं, आप अपोलो टायर्स को लोन दे रहे हैं, और वो कंपनी वो अपोलो टायर्स आपको डिबेंचर्स दे रहा है, डेट दे रहा है ना, डेट के इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा है। तो बेटे इसको बोलते हैं डेट, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि एक इन्वेस्टर जब डेट में जाएगा, जब वो डेट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं।
जैसे एक इन्वेस्टर के पास, आप बताइए ना, हमारे पेरेंट्स से पूछें तो उनके पास क्या होता है, बैंक में जाते हो तो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र ले सकते हैं, सुकन्या स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने सारे रास्ते हैं जहां पर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली। डेट की बात कर रहा हूं। और एंड इफ दैट इन्वेस्टर वांट्स कि भाई मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू जाऊं, तो आप क्या करोगे, उस म्यूचुअल फंड को पैसे दे दोगे, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में उन सभी डेट स्कीम्स में जाके इन्वेस्ट करेगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक इंडिविजुअल के पास सेविंग अकाउंट का इंस्ट्रूमेंट है, टर्म डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट है, किसान विकास, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। सिमिलरली a mutual fund when wants to invest in the debt, then there has to be some instruments. तो मैं अभी पहले आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान दे रहा हूं। अगर आपने 2-3 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुन लिया ना, तो आपको डेट के इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज आ जाएगी और उसके बाद आप इजीली काम कर पाएंगे। तो आप फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेटे डेट मार्केट को अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो there are two types of markets. One is money market and second is capital market. One is money market and second is capital market. One is money market and second is capital market. मतलब जैसे आपकी एक सब्जी मार्केट होती है, एक फ्रूट मार्केट होती है। मनी मार्केट में अगर आप वो पैसे आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज यू आर अ इन्वेस्टर और ऑन योर बिहाफ म्यूचुअल फंड वांट्स टू इन्वेस्ट एंड यू वांट दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1 ईयर, आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे और म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। बट अगर 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, तो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। अब हमें यह समझना है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के और क्या क्या फीचर्स हैं। मैंने अभी अभी एक फीचर बताया 1 साल का, है ना, फिर 1 साल से ज्यादा का बताया कैपिटल मार्केट का। अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, कौन कौन बोनो करता है बेटे मनी मार्केट से। जैसे कई बार गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं बेटे, बड़े बड़े हाईवेज बनाने, एयरपोर्ट्स बनाने, रेलवे स्टेशन बनाने, फ्लाईओवर्स बनाने, गवर्नमेंट ज्यादा करेंसी थोड़ी प्रिंट कर सकती है, फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो दे रिक्वायर फंड्स, तो वो बोरो करते हैं पब्लिक से, कॉर्पोरेट से, बैंक से। अच्छा, कई बार क्या होता है, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है कुछ पीरियड के लिए, है ना, और कई बार बैंक्स को भी पैसे चाहिए होते हैं। नो डाउट बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, बट स्टिल उनको लगता है कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक से बोरो कर रहा है, या एक बैंक किसी इंडिविजुअल से बोरो कर रहा है, या एक बैंक अगर कॉर्पोरेट से बोरो कर रहा है, या एक बैंक अगर म्यूचुअल फंड से बोरो कर रहा है, तो बेटे ये इस 1 साल से कम के पीरियड का नाम है मनी मार्केट। इट मीन्स देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी मैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हम अपने एनआईएसएम के मटेरियल में आ जाएंगे, तो आपको लॉजिकली सब समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अगर आप समझदार होंगे तो ये लिखेंगे बेटे, बड़ी काम की बातें हैं, क्योंकि आने वाले 12 चैप्टर्स इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने कहा एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है अ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट्स with less than 1 year, 12 months are issued। 12 महीने से कम ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को जब इशू किया जाता है तो उनको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, और अगर उससे ज्यादा करें तो कैपिटल मार्केट बोलते हैं। जनरली मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स बोरो करते हैं। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं, ये आने वाले चैप्टर्स में है, उसकी नॉलेज थोड़ी सी अगर हल्की सी ले लेंगे ना, तो आपको डेट के पूरे इंस्ट्रूमेंट, डेट स्कीम समझ आ जाएंगी। बेटा एक होता है कॉल मनी मार्केट। अब मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूं कि मनी मार्केट में क्या क्या तरीके हैं। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट विद हेल्प ऑफ व्हिच one person can borrow and 1 person can lend। so the first in that money market is, I will say, call money market। it means अगर HDFC बैंक ICICI बैंक से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार में लेना चाहता है, बोरो करना चाहता है, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से, HDFC एक्सिस से, एक्सिस SBI से बोरो या लेंड कर रहे हैं, एक बैंक दे रहा है, दूसरा बैंक ले रहा है, तो मैं कहूंगा ऐसी मार्केट को, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। अच्छा ठीक है, नॉलेज के लिए समझना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम आगे चैप्टर्स में यूज करेंगे, अभी डेट स्कीम में यूज होगा, तो आप सभी लिखें कॉल मनी मार्केट। अच्छा, एक
अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ट्रैप्स बताने जा रहा हूं कि आप ये बताइए ना कि एक इन्वेस्टर है, एक बैंक है, अगर एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। बट अगर एक बैंक किसी बैंक से बोरो ना करके किसी म्यूचुअल फंड से बोरो कर लेता है, एक्सिस म्यूचुअल फंड से बोरो करता है, इसका मतलब एक्सिस म्यूचुअल फंड लेंडर हो गया और एचडीएफसी बैंक बोरोवर हो गया। मतलब एक म्यूचुअल फंड है, दूसरा बैंक है। तो मैं ये कहूंगा इसको बोलते हैं ट्रांसफर थ्रू थर्ड पार्टी, ट्रांसफर थ्रू रेपोज, TREPS। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे पेपर के लिए, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड के लिए करना है। नाउ दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड। कॉल मनी मार्केट इज नॉट रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड, बिकॉज एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है, वहां पे म्यूचुअल फंड पिक्चर में नहीं आ रहा। बट यहां पर पिक्चर में आ रहा है कि जब एक म्यूचुअल फंड किसी दूसरे बैंक को या किसी बैंक को अमाउंट लेंड करता है तो उसको ट्रैप्स बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर एक इन्वेस्टर डायरेक्टली किसी बैंक को देना चाहे उधार तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे कम है। तो क्या करेगा इन्वेस्टर? म्यूचुअल फंड के ट्रैप स्कीम में, डेट स्कीम में, ऐसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करेगा जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये पैसे म्यूचुअल फंड किसी बैंक को उधार में देगा। तो आपको पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे स्कीम्स इजीली समझ लेंगे। ठीक है सर। तीसरा, ट्रेजरी बिल्स। बेटे इतिहास गवाह, ट्रेजरी का मतलब होता है तहखाना। तहखाना राजा महाराजाओं का होता था, आजकल राजा महाराजा नहीं है, तो आजकल क्या है? गवर्नमेंट है। अगर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसों की जरूरत है ना, then they can borrow from corporates, they can borrow from banks, and they can also borrow from mutual funds. Because we are doing for mutual funds, so I will say if any mutual fund lends money to government of India for a short term period, then government of India will issue a bill named as ट्रेजरी बिल। बेटे ट्रेजरी बिल के पीछे सवर्न की, पूरी गवर्नमेंट की गारंटी होती है, इसलिए इसमें रिस्क नहीं होता। आप ये बताइए किसी देश का राजा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कह रहा है, कोई वचन दे रहा है, तो इसका मतलब वो तो बेटे इससे बड़ी तो कोई गारंटी नहीं है, सवर्न गारंटी है। इट मींस इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब ये पेपर में आ सकता है कि क्या ट्रेजरी बिल्स में रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं है। आया था बेटे एक बार पेपर में। मैं फिर रिपीट करता हूं जी। मैंने पहली स्कीम, पहला बताया कॉल मनी मार्केट, दूसरा बताया ट्रैप्स, तीसरा बताया ट्रेजरी बिल्स। छोटा छोटा साथ में लिखा भी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की सरकार जब बोरो करती है तो सरकार कुछ इशू करती है और उसका नाम है ट्रेजरी बिल्स। आई थिंक आप समझ चुके हैं, और इसमें रिस्क नहीं होता। मैं बेटे इस समय क्या करा रहा हूं? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के आपको नॉलेज दे रहा हूं। इसका यूज अभी धीरे धीरे आएगा। कहते हैं जब हम मुगली घुट्टी 555 पीते हैं ना, तो उस समय समझ नहीं आता इसका फायदा क्या है। धीरे धीरे पता चलता है कितना फायदा है। अभी फायदा होगा। अब मैं आ रहा हूं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ध्यान से सुनना बेटे। मैं ये कहता हूं कि जब एक बैंक बोरो करता है ना, आप ये बताइए एज ए इंडिविजुअल, आप रामलाल हैं, आपने बैंक को पैसे दिए, तो बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट्स देता ही है। फिक्स डिपॉजिट में हम करते ही हैं। अब वो उसमें लिखा हुआ रामलाल ने इतने पैसे मुझे इतने दिन दिए, मैं इसको इतने दिन के बाद वापस कर दूंगा इस इंटरेस्ट के साथ। अब रामलाल चाहे तो वो मोहनलाल को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज फिक्स डिपॉजिट। बट इसी तरह से अगर एक म्यूचुअल फंड, सुनना जरा ध्यान से, अगर एक म्यूचुअल फंड बैंक को देता है या एक बैंक बोरो कर रहा है, आई एम टेलिंग दैट बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, then that is named as certificate of deposit. So bank will issue a certificate that yes, I have borrowed this much amount from you at this rate and I will return this on this particular day. So I will say that is named as certificate of deposit. You are getting my point? आपको मेरी बात समझ आ गई? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रांसफरेबल है, फिक्स डिपॉजिट इज नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल को दिया है। लास्ट है कमर्शियल पेपर। देखो जी, मैं फिर रिपीट करूंगा, मैंने सारी बातें आपको जो बताई हैं शायद अगले चैप्टर्स में मदद आए, नहीं तो इस चैप्टर में अभी धीरे धीरे मदद आएंगे। आप घबराना मत, डरना मत, ईमानदारी से जैसा मैं कह रहा हूं उस पर ट्रस्ट करके नोट करना, कमर सीधी करके बैठो। बेटे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपके पास नॉलेज होगी तो आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। पेपर तो पास हो ही जाएगा यार 50%। तो ऊपर लिख लीजिए बेटा, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स आर ट्रांसफरेबल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। इट मींस व्हेन बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड, देन बैंक इज इशूइंग अ रिसिट to this mutual fund that yes, I have borrowed this much amount from you. Now this mutual fund can sell this certificate of deposit to
any other person, So I will say certificate deposits are transferable, but I will say fixed deposits are not transferable. वही वाली बात लिखी है, when banks want money for short term, then they can go for certificate of deposit, they can go for interbank market, but natural है जहाँ पे पैसे कम लगेंगे वहीं पे जाएंगे, तो या तो कॉल मनी मार्केट से जा सकते हैं, या वो ट्रैप से जा सकते हैं, या वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करके जा सकते हैं. बट आप मुझे एक चीज बताइए, अपोलो टायर्स को पैसों की जरूरत है. अपोलो टायर बैंक के पास नहीं जा रहा. अपोलो टायर बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, क्योंकि अगर बैंक बोरो करता तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करता. अपोलो टायर सीए टायर्स के पास जाके बोरो कर रहा है, मतलब एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी से बोरो कर रही है, तो इसको हम कहते हैं, यहां पे नाम आएगा कमर्शियल पेपर. कौन सा पेपर? कमर्शियल पेपर. मैं रिपीट करता हूं, एक कॉर्पोरेट जब दूसरे कॉर्पोरेट से बोरो करता है, अब बिकॉज वी आर डूइंग फॉर म्यूचुअल फंड, तो मैं यहां पे कह रहा हूं एक कॉर्पोरेट जब म्यूचुअल फंड से बोरो करेगा, इट मींस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पैसे दे रही है उधार में एसीसी सीमेंट को कुछ पीरियड के लिए, 1 साल से कम के लिए, तो इसका नाम पड़ गया कमर्शियल पेपर. बेटे अगर आपको लॉजिकली भी ये समझ आ गया ना, रटना नहीं है, तो काम हो गया, है ना. आप देखिए जी, काम हो गया. कमर्शियल पेपर में मैंने लिख दिया है कि इफ आई थिंक आपको समझ आ चुका है. अभी हम आएंगे उसमें देखेंगे. अब आपको समझाना है मैंने, सीधी बात आ जाएंगे. ये सभी कुछ अब हम म्यूचुअल फंड के लिए समझेंगे. आप एज ए इन्वेस्टर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप डायरेक्टली कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो करोड़ों रुपए की होती है, पर आपके अंदर से इच्छा है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, तो आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे देंगे. म्यूचुअल फंड करोड़ों रुपए इकट्ठा करेगा सभी यूनिट होल्डर से, और वो पैसे इन्वेस्ट कर देगा. तो अब हम जो भी कुछ पढ़ेंगे दैट इज इन रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड. ठीक है जी. तो मैंने आपको बताया कि सेबी हैज क्लासिफाइड दीज स्कीम्स into 5 categories and then into 37 sub categories. So we are doing second main category, that is debt, and within that there are 16 sub categories. Now to understand those 16 sub categories, you should know what I mean by money market and you should know capital market. Capital markets are those instruments जो 12 महीने से ज्यादा के होते हैं, और जो 12 महीने या लेस देन 12 महीने के होते हैं उसको मनी मार्केट बोलते हैं. मनी मार्केट में मैंने अभी 5-6 बातें बताई. अब मैं सीधा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मैं मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच अ म्यूचुअल फंड कैन इशू इन केस ऑफ डेट स्कीम, एंड दैट टू इन केस मैंने उसको बाइफिकेट कर दिया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. एनआईएसएम वालों ने इसको डिवाइड कर दिया कि भाई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के कौन से होते हैं, है ना. तो शॉर्ट टर्म में उन्होंने 5-6 बातें बोली हैं, अभी देख लेंगे. लॉन्ग टर्म में भी उन्होंने 5-6 बातें बोली हैं, उसको भी देख लेंगे. पहले आप लिखेंगे तो आपकी दोस्ती हो जाएगी. शॉर्ट टर्म में देखिए उन्होंने 7 बोली हैं और लॉन्ग टर्म में 9 बोली है, तो टोटल 16 कैटेगरीज हो गई. तो पहले बेटा हम लिखेंगे तो हमारी जान पहचान होगी. खाली पढ़ेंगे, खाली सुनेंगे तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन जब आप लिखते हैं, जब आप समझते हैं तो ज्यादा समझ आता है यार. तो लिखो मेरे बेटे, लिखो. इन्वेस्टर, मैंने कहा इन्वेस्टर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड. बिकॉज वी आर डूइंग फॉर म्यूचुअल फंड, तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड की भी 2 कैटेगरी बना दी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में 7 है, लॉन्ग टर्म में 9 है, टोटल 16 कैटेगरीज है. आज हम समझेंगे, उसके लिए बेसिक मैंने बता दिया. तो शॉर्ट टर्म में पहले ही लिख लेंगे ओवरनाइट फंड. अभी देखेंगे सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है. जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो नूडल्स की अपनी स्पेशलिटी है, रस मलाई की अपनी स्पेशलिटी है, पाव भाजी की अपनी स्पेशलिटी है, भटूरे की अपनी स्पेशलिटी है ना, थाली की अपनी स्पेशलिटी है, स्वीडिश की अपनी स्पेशलिटी है. तो देयर आर 16 कैटेगरीज अंडर डेट स्कीम जो आपको समझने हैं. तो पहला, फॉर शॉर्ट टर्म ओवरनाइट फंड. अभी देखेंगे ओवरनाइट फंड का मतलब क्या है. लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड. मैंने कहा जी पहला था ओवरनाइट फंड. ओवरनाइट, रात में, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. एक रात के लिए ही खाली हम पैसे देंगे, एक रात से कुछ ज्यादा के लिए पैसे देंगे तो लिक्विड. अभी देख लेंगे. उससे और ज्यादा के लिए तो अल्ट्रा लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन मनी मार्केट फंड, लो ड्यूरेशन फंड मनी मार्केट फंड, स्मार्ट ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड. मीडियम तक मैंने यहां साथ में लिखा है, मैं फिर रिपीट करता हूं, लिखना जरूरी है. आप समझदार होगे तो लिखोगे, ज्यादा चालाक होगे तो नहीं लिखोगे.
मैं आ गया जी लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में 9 सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, फिर है लॉन्ग टर्म, फिर है डायनेमिक बॉन्ड्स, फिर है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिर है क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स। लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं। पहला है मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स, डायनेमिक बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बॉन्ड फंड्स। मतलब आप फंड आगे लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं थी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड, उसके बाद बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड, गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड, फ्लोटर फंड। बेटे 9 ये 7 ये। अब आप बिल्कुल आराम से, अब लिखना नहीं है, मेरी बात को सुनना है। मैं अभी फैक्ट शीट में जा रहा हूं, अभी दिखाऊंगा आपको फैक्ट शीट। तो आपको अब ये समझना है कि ये फंड्स की स्पेशलिटी क्या क्या है ना। इन फंड्स का कैटेगराइज क्या क्या है, मैंने भैया तो बता दिया, बट इनकी कैटेगरीज क्या क्या है। मतलब इन कैटेगरीज में एक वेनिला किसको बोलते हैं, चॉकबार किसको बोलते हैं, ये पता तो होना चाहिए ना आपको। तो इनके एक एक फीचर सुन लो, लिखना नहीं है। मैंने इसकी पीपीटीज बनाई है, मेहनत की है आपके लिए। मैंने कहा जी ओवरनाइट 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 फंड क्या होता है कि आप अगर एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पीरियड के लिए, मतलब आप ये समझ लीजिए 1 दिन के लिए आप देना चाहते हैं, तो आप उसको बोलेंगे ओवरनाइट फंड। इट मींस इफ एन इन्वेस्टर इज गिविंग मनी टू म्यूचुअल फंड with the objective that that mutual fund will only invest for overnight for 1 day, then that fund is named as overnight fund. नाम भी कह रहा है overnight, एक ही रात के लिए, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। सेकंड, लिक्विड फंड्स। लिक्विड का मतलब ये होगा कि ओवरनाइट से कुछ ज्यादा, लेकिन कुछ ज्यादा भी, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो लिक्विड में लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ऑफ 91 डेज। मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म में 1 साल से छोटा ही रखेंगे, तो 91 डेज के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है यार आपको यूएस से जाना है, अभी यहाँ पे कुछ बाइक लेनी है, कार लेनी है, 3 महीने के बाद लेंगे, तो आप कहते हो चलो 3 महीने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। आपका मन है किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें, डायरेक्टली नहीं कर सकते तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसके थ्रू कर दीजिए। तो लिक्विड फंड का मीनिंग समझ आ गया आपको। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले हमने 1 दिन बोला, फिर 91 डेज बोले, फिर 6 महीने बोलेंगे, प्यार को बढ़ा देंगे, हद से गुजर जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है 3 महीने से 6 महीने तक का इन्वेस्ट करना है, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ईजी है, लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन लो ड्यूरेशन फंड 6 से 12 महीने। आप देखियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 1 दिन था, 91 डेज हुआ, उसके बाद 91 से 180 डेज हो गया, उसके बाद 365 दिन हो गया। आप चेक करिए, आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं। बेटे आपको इन्वेस्टर को बताना नहीं है, उस समय देख देख के थोड़ी बोलोगे कि कॉपी कि ये वाला फंड मैं देखता हूँ कौन सा, नहीं यार। अच्छा मैं अगर पढ़ के बोलूँ तो आपको इंप्रेशन कैसा है, और ऐसे ही बोलूँ तो कैसे इंप्रेशन आएगा, आप खुद बताइए लॉजिकली। नेक्स्ट है जी मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट तो पता ही, अभी भी बताया मैंने। बेटे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो 12 महीने तक इन्वेस्ट रहते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट बिटवीन 1 and 3 years, 1 से ज्यादा और 3 साल से कम, ठीक है सर। मीडियम अप टू 3 years। तो बेटे इजी है, अब आपको समझ आ गया है ना। मीडियम टू लॉन्ग टर्म 3 साल से ज्यादा का होगा, सीधी सी बात है। ऐसे बड़े सारे फंड्स हैं जी, लॉन्ग टर्म है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, मतलब आप किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के, एसीसी सीमेंट के, सीए टायर्स के, अपोलो टायर्स के, नेस्ले के, एचसीएल के डिबेंचर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड को बोलते हो ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए तू यहाँ इन्वेस्ट कर, तो उस फंड का नाम है कॉर्पोरेट फंड। फिर आपको पैसे कहाँ लगाने चाहिए, कौन सी स्कीम में, डेट स्कीम के अंदर, कॉर्पोरेट फंड में। तो म्यूचुअल फंड फिर वहीं पे इन्वेस्ट करेगा, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स, दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो वही बात लिखी हुई है, क्रेडिट रिस्क फंड। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स मतलब पब्लिक सेक्टर फंड्स, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं आजकल गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं, तो हाईवेज बन रही है, उनको फंड चाहिए, ओएनजीसी को फंड चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू कैन इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर, यू कैन इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड पीएसयू फंड स्कीम। देन दैट म्यूचुअल फंड विल डायरेक्टली बाय बॉन्ड्स ऑफ दीज पीएसयूज ओनली। इट मीन्स आपकी इच्छा क्या है, जैसे वो था ना, वो रगड़ता था उसको चिराग को, क्या हुक्म है मेरे आका,
म्यूचुअल फंड आपके लिए जिन्न है, आप अपने चिराग को रगड़ रहे हो। गिल्ड फंड्स, बेटे गिल्ड फंड्स क्या होते हैं? जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप 1-2 रुपए नहीं कर सकते, करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं। अब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ तो उनके पास करोड़ आ जाएंगे, इकट्ठा पैसा आ जाएगा, फिर वो इकट्ठा इन्वेस्ट कर देंगे। तो गिल्ड फंड्स का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जिसमें सवर्न की गारंटी होती है, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, गिल्ड में क्या होता है? गवर्नमेंट ने कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लंबे लंबे समय के लिए, बड़े बड़े टाइम पीरियड के लिए लोन ले लेती है, तो 7 साल या उससे ज्यादा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, गिल्ड फंड विद 10 ईयर और कांस्टेंट ड्यूरेशन, मतलब 10 साल के लिए अगर बोरो कर लिया। अगर आपको लगता है यार अभी तो मैं जवान हूं, मुझे 10 साल तक इन्वेस्ट करना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप ये वाले में जा सकते हैं। अच्छा, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो फ्लोटर फंड्स होते हैं। फ्लोटर का मतलब क्या है? जैसे वो कहते हैं ना, फ्लोटर चप्पलें होती हैं जो पानी में फ्लोट करती हैं। इसी तरह से अगर आप ये बताइए मेरे को कि इफ यू बाय अ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम अ बैंक, तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी रेट उस दिन चल रहा था। अच्छा, उसके कुछ दिनों के बाद रेट ऊपर नीचे हो गया, तब भी आपको वही रेट मिलने वाला है। बट अगर इफ कल ये स्कीम आ जाए बैंक्स की कि भाई अगर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एक्चुअली में रेट चेंज हो गया इंटरेस्ट का, तो हम आपका इंटरेस्ट रेट उसी एफडी में कुछ कम ज्यादा कर देंगे। इसका मतलब इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग, इफ इट इज फ्लोटिंग, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर बढ़ गया मार्केट का रेट तो हम भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, कम हो गया तो हम कम कर देंगे। इसका मतलब हम आपके साथ साथ हैं। दैट टाइप ऑफ फंड इज नेम्ड एज फ्लोटर फंड। अब बेटे अगर आपको ज्यादा समझना है ना, मैं एक बात बताऊं, मैंने ये बता तो दिए 16 के 16 कैटेगरीज, आपने सुन भी लिए, आप समझदार बच्चे हो, लेकिन अगर आपको सच में ज्यादा समझना है किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में जाओ। मैंने जैसे आपके सामने अभी क्वांटम फैक्ट शीट निकाली है ना, क्वांटम की फैक्ट शीट निकाली है, एक म्यूचुअल फंड है क्वांटम, उसकी फैक्ट शीट में आ रहे हैं और देखते हैं कि हम कौन सी इसकी स्कीम, देखो इसकी स्कीम्स कितनी सारी है। जैसे मैंने कहा इक्विटी की 11 है ना, इक्विटी की 11 है। अभी बताइए, ये देखिए ये क्या लिखा है, कंपनी चार्ट, ये कंपैरिजन चार्ट, क्वांटम स्मॉल कैप, क्वांटम लॉन्ग टर्म, क्वांटम लिक्विड फंड, क्वांटम गोल्ड फंड, क्वांटम निफ्टी 10, क्वांटम निफ्टी 50 ETF, क्वांटम एक्सचेंज ट्रेडेड, क्वांटम ELSS, मैंने बताया टैक्स सेवर, क्वांटम इक्विटी फंड, फंड ऑफ, अभी बताना फंड्स ऑफ फंड्स। इट मीन्स आप देखिए अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं उनकी। और इसकी बात भी अगर आपको और ज़्यादा देखना है ना, जैसे मैं लिक्विड फंड में चला गया, तो इसके लिक्विड होने में इन्होंने बताया होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है। देखो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने कौन से लिए लिक्विड फंड में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैच्योरिटी दिस इंजीनियरिंग दिस 50-91 डेज। तो 100% इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे किया है। आप समझ रहे हैं बेटे? फैक्ट शीट देखोगे नहीं भी समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब क्लाइंट्स होंगे ना तो उनके सामने आप फैक्ट शीट दिखाओगे तो वो ज़्यादा उनको कन्विंस कर पाओगे। भले आपको अंदर से धीरे धीरे पता चलेगा, मैंने जब किया था तो मुझे भी नहीं पता चला, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे तो होता है, जब आपने चलना सीखा था तो धीरे धीरे सीखा था यार, एकदम थोड़ी आ गया था। तो फैक्ट शीट धीरे धीरे करोगे, देखनी है। एक्सिस बैंक की, एक्सिस म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट देखो, HDFC की देखो, क्वांटम की मैंने बताई, एडलवाइज की देखो, थॉमसन की, मतलब आप फैक्ट शीट देखोगे तो आपको ज्यादा बातें और समझ आएंगी, फिर उससे रिलेट करोगे तो अंदर फिर याद करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है सर, करेंगे, करोगे तो बेटा अपना फायदा करोगे। पेपर के लिए नहीं कह रहा मैं, तो मैं किसके लिए कह रहा हूं, मैं किसके लिए कह रहा हूं बेटे? मैं कह रहा हूं आपके क्लाइंट्स के लिए कि आप अपने क्लाइंट्स का को ज़्यादा कन्विंस कर पाएंगे, धंधा ज़्यादा ला पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है जी, सीधी सी बात है। ये देखो जी, ये देखो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया, रिलायंस में किया, ICI में किया, इन्फोसिस में किया, लार्सन टॉर्बो में किया, ITC में किया, है ना। अगर ये इंडेक्स फंड होता तो हम वो 30 सेंसेक्स में ही करते जो मैंने बताया था। तो आपको फैक्ट शीट देखनी है, ये आपका होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 8 में मिल रहे हैं, जो मुझे लगता है लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि वो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा रहता है, एक वो तो पूरा रहता है और थोड़ा सा अभी क्लासिफिकेशन में 1-2 बातें हो रहती हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड बताना है, न्यू फंड्स बताने हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में मैं सब कुछ बता पाऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।